नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड राज्य की। इस वीडियो में हम मेनली 3 सवालों पर फोकस करेंगे। हमारा सवाल नंबर 1, ये एरिया जो सन 2000 में झारखंड राज्य के रूप में सामने आया और पहले जिसे छोटा नागपुर भी कहा जाता था, ये वैदिक काल से लेकर अब तक क्यों इतना खास है। हमारा आज का सवाल नंबर 2, कैसे झारखंड आंदोलन के जरिए इस जमीन को झारखंड राज्य में बदला गया। और हमारा आज का सवाल नंबर 3, क्यों इतनी खासियत होने के बाद भी झारखंड आज एक लो इनकम वाले राज्य की गिनती में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले आज के झारखंड राज्य को समझते हैं। झारखंड ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से घिरा हुआ एक राज्य है। झारखंड 79,710 स्क्वायर किलोमीटर की ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है और रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, सिंदरी, देवघर और हजारीबाग झारखंड के कुछ मेन शहर हैं। झारखंड इंडिया का 28वां राज्य है, जिसे 15 नवंबर सन 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन बनाया गया था। देखिए दोस्तों, ये जो रीजन है यह घिरा हुआ है पहाड़ों से और जंगलों से, और इतिहास में इसी वजह से ये कई साम्राज्यों और लोगों की पहुंच से बाहर रहा। यहाँ की जो जनजातियां हैं वह यहाँ पे हजारों सालों से रहती आई हैं, और उनके रहन सहन और कल्चर में अगर हम लास्ट के कुछ दशकों को छोड़ दें तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि यहाँ की जो जनजातियां हैं उनकी भाषा आइडेंटिकल है उस भाषा के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग यूज किया करते थे। महाभारत काल में झारखंड को पुंडारिक देश भी कहा जाता था। पुंडारिक शब्द पुंड्रिक से आया है, जिसका अर्थ होता है कमल। ये दिखाता है कि झारखंड के जो जल स्रोत है, जहाँ आज भी कमल का फूल बड़ी आसानी से खिल जाता है, उसे महाभारत काल में भी पुंडारिक यानी कमल के देश के रूप में जाना जाता था। अराउंड 500 बीसी में भारत में 16 बड़े जनपदों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद भी कहा जाता था। ये जनपद संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को कंट्रोल करते थे। इन जनपदों में से कौन किससे कितना ज्यादा ताकतवर है, इसका निर्णय अक्सर तलवार और तीर धनुष की ताकत के आधार पर होता था। देखिए दोस्तों, ये जो झारखंड का रीजन है ये बहुत रिच है अपनी मिनरल रिसोर्सेज के लिए, जिसमें लॉ एस यानी आयरन ओर भी आता है, जिससे ये हथियार बनाए जाते थे। तो जो जनपद ये रीजन कंट्रोल करता था उसकी हथियारों की ताकत काफी बढ़ जाती थी। इसीलिए मगध का एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदय हुआ, जिसने भारत के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल किया। मगध में ही मौर्य और गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ। आखिरी हिंदू साम्राज्य गुप्त वंश की समाप्ति के बाद इस रीजन ने बहुत सारे लोगों को आपस में लड़ते देखा, जिनमें दिल्ली के मुगल आक्रांता और बंगाल के जमींदार भी शामिल थे, जो इस खनिज संपन्न राज्य पर अधिकार करना चाहते थे। आज भी झारखंड के पास देश का सबसे बड़ा कोल रिजर्व, दूसरे नंबर का आयरन ओर रिजर्व और तीसरे नंबर का कॉपर रिजर्व है। झारखंड में ही देश की सबसे पहली कॉपर फैक्ट्री का निर्माण 1924 में घाटशिला में हुआ था, और झारखंड में ही देश की सबसे पहली स्टील कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे आजकल लोग टाटा स्टील के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण 1907 में हुआ था। देखिए दोस्तों, मुगल आक्रांताओं के दौर में झारखंड राज्य की कुछ सीमाएं निर्धारित नहीं थी। 13वीं सदी में इसे लैंड ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगलों का देश कहा जाता था, और इन्हीं जंगलों की वजह से झारखंड बहुत सारे साम्राज्यों की पहुंच से दूर रहा। यहाँ के लोगों के लिए राज्य और सीमाएं इन शब्दों का कोई मतलब नहीं था। उनके लिए जमीन बस एक भाग होता था जिनमें वे घूमते थे और रहते थे। तो इस क्षेत्र की जो रीजनल आइडेंटिटी है ये उन लोगों के द्वारा दी गई जो इस क्षेत्र के बाहर रहते थे। मतलब ये क्षेत्र अगर एक जंगल था तो जंगल के बाहर आसपास रहने वाले लोगों ने जंगल के अलग अलग हिस्से को अलग अलग नाम दिया, जैसे ढालभूम, बाराभूम, मानभूम, सुंदरगढ़, मयूरभंज और छोटा नागपुर। अंग्रेजों ने भी कभी झारखंड शब्द का प्रयोग नहीं किया। पहली बार इस रीजन को आइडेंटिटी मिलने की शुरुआत तब हुई जब 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार हासिल किया। दीवानी एक तरह का टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी होता था, जिससे ये कंपनी राजा के बिहाफ में लोगों से टैक्स वसूल करती थी। दीवानी के खिलाफ इस रीजन के लोगों ने मजबूती से विरोध किया और अंग्रेज इस रीजन को अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रखने के लिए मजबूर हो गए, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा गया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था
और इस रीजन को अलग तरीके से हैंडल किया जा रहा था। बाद में जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं बल्कि सीधे तरीके से अंग्रेजी हुकूमत के तौर पर भारत में राज कर रहे थे, तो भी इस रीजन ने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाए रखी और इसे सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रखा गया। औपनिवेशिक काल के दौरान मिली इसी सेपरेट आइडेंटिटी ने बाद में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के डिमांड के लिए एक जमीन तैयार की। झारखंड बनने की तरफ अगला बड़ा मोड़ तब आता है जब छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना होती है। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना डॉक्टर गौरी शंकर सिंह ने 1906 में की थी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और छोटा नागपुर रीजन के ट्राइबल और बैकवर्ड कम्युनिटीज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए काम करते थे। फिर आती है आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने 1938 में इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज को यूनाइट करने के लिए की थी, खासकर छोटा नागपुर रीजन में। आदिवासी महासभा के मेन काम ट्राइबल लोगों के ट्रेडिशंस, कल्चर और राइट्स को सेफगार्ड करना और ट्राइबल पॉपुलेशन की एक्सप्लॉयटेशन और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना था। आदिवासी महासभा के लीडर के रूप में जयपाल सिंह मुंडा ने ट्राइबल एरियाज के सेल्फ गवर्नेंस और रिप्रेजेंटेशन के लिए मुखर होकर अपनी आवाज उठाई। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी महासभा ने एक अलग झारखंड राज्य का समर्थन किया, जो ट्राइबल लोगों को स्वराज और अपने संसाधनों पर अधिकार दिलाएगा। अब आगे चलकर जयपाल सिंह मुंडा ने 1949 को आदिवासी महासभा को एक राजनीतिक पार्टी झारखंड पार्टी के रूप में बदल दिया। झारखंड पार्टी ने 1992 का जनरल इलेक्शंस भी लड़ा, जो भारत का पहला इलेक्शन था। झारखंड पार्टी ने इन इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म किया और 318 में से 32 सीटें जीत ली, खासकर बिहार के ट्राइबल एरियाज में। हालांकि बाद में इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से पार्टी कमजोर हो गई और बहुत सारे लोग कांग्रेस में चले गए। अब आगे अगला बड़ा मोड़ तब आता है जब 1972 में शिबू सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना करते हैं, जो आगे चलकर झारखंड राज्य की मांग के लिए महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में जेएमएम, संथाल विद्रोह और बिरसा आंदोलन के जरिए झारखंड में मुखर होकर उभरती है। शिबू सोरेन जी जनजातीय आवाज और सशक्तिकरण के प्रतीक बन जाते हैं। 1980 के दशक में झारखंड की मांग और तेज हो जाती है और जेएमएम आजसू के साथ मिलकर केंद्र सरकार पर एक अलग राज्य की मांग के लिए दबाव बढ़ाती है। स्ट्राइक और रैली ऑर्गेनाइज करके बिहार सरकार द्वारा ट्राइबल एरियाज की अनदेखी को उजागर किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि झारखंड के इलाके बिहार सरकार को 60 से 70% का टैक्स यानी कि रेवेन्यू देते थे और बिहार सरकार सिर्फ 10 से 20% इन एरियाज पर वापस खर्च करती थी और पैसों को खासकर नॉर्थ बिहार पर खर्च किया जाता था। और फिर आता है 1990 का दशक, जब एक और कदम लिया जाता है झारखंड राज्य बनाने की तरफ। 1995 में बिहार सरकार द्वारा जेएएसी यानी झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया जाता है, जो झारखंड के ट्राइबल एरियाज को लिमिटेड ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए होता है। बिहार सरकार शिबू सोरेन जी को जेएएसी का चेयरपर्सन बनाती है, ये दिखाने के लिए कि ट्राइबल लोगों का नेतृत्व सरकार में बढ़ गया है। समय के साथ जेएएसी लोगों को संतुष्ट करने में नाकामयाब होती है और एक अलग झारखंड राज्य की मांग फिर से उठने लगती है। कई लोग जेएएसी को सिर्फ बिहार सरकार के द्वारा झारखंड की मांग को डिले करने का एक तरीका मानते हैं। जेएमएम और बाकी की पार्टियां एक अलग झारखंड राज्य की मांग को आगे बढ़ाती हैं। फिर आता है साल 2000। 25 अगस्त 2000 को भारत के गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल लोकसभा में पेश करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास चला जाता है और सितंबर 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन इस बिल पर हस्ताक्षर करते हैं और बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल ऑफिशियली बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 बन जाता है। 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के दिन इस एक्ट को लागू किया जाता है और झारखंड बिहार से अलग एक नया राज्य बनकर उभरता है। अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। क्यों इतनी खासियत होने के बाद भी, इतनी खनिज और संसाधन होने के बाद भी झारखंड आज एक लो इनकम वाले राज्य की श्रेणी में आता है? देखिए दोस्तों, इसके कई छोटे छोटे कारण हैं, पर मैं 3 को ही मुख्य कारण मानता हूँ। पहला, डिपेंडेंसी ऑन माइनिंग एंड लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन।
दूसरा लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड लो लिटरेसी रेट, एंड तीसरा लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। दोस्तों, क्या आपको पता है आज के दिन भी जब सरकार ने इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया है, फिर भी कंपनीज को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पर लेने के लिए सालों साल लग जाते हैं। ऐसे में जो स्टेट कम टाइम पर ज्यादा क्लियरेंसेस प्रोवाइड करता है, अलग अलग कंपनियां उन स्टेट्स को प्रेफर करती हैं। अब बात ये आती है कि कम समय में इन दिक्कतों को ठीक कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर आपको कम समय में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए और तेजी से तरक्की करनी है तो आपको बेसिक रूल्स को बदलना पड़ेगा। ऐसे रूल्स जो अभी के समय में तरक्की के लिए बाधक हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर क्लियरेंस लेने में एक कंपनी को 1 साल लगता है, तो जो भी क्लियरेंस अथॉरिटी है उन पर एक जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आपको मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 महीने में क्लियरेंस देना है, और इसका एक फ्रेमवर्क पूरे अलग अलग इंडिया के स्टेट्स को कंपेयर करके कौन कितनी जल्दी क्लियरेंस दे सकता है, इसका एक फीडबैक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।